एक दूसरे को जानना ही तो थिएटर है, ब्रेन गेम है ना थिएटर। क्या है आप मतलब एक्टिंग क्या बोलते हैं, एक्टिंग क्या है? आप मान लीजिए कि अपने मतलब कि पिताजी माताजी पेरेंट्स से या किसी और से उन्होंने नाराज हो गए, तो आप जब वो नाराज होते हैं तो क्या नाराज होते हैं? अगर कोई सीनियर है तो नाराज होते हैं, मैनिपुलेट करते हैं अपने आप को, गुस्सा आता है लेकिन मैनिपुलेट करते हैं, आप गुस्से को दबाते हैं, आप कुछ अच्छा रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं, वही तो एक्टिंग है। ठीक है, अगर दोस्त होगा तो आप क्या मैनिपुलेट करते हैं? करते हैं? तो एक्टिंग है। अब जब नहीं कर रहे होते तब नेचुरल है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का नाम सुना है आपने? बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, पत्रकार रहे हैं। उन्होंने बोला जो अवास्तव है, जो अनरियल है, उसको रियलिटी में पेश करना एक्टिंग है। आपने अगर आपके अंदर ही है वो सारा कुछ, आप जैसे ही रिस्पेक्ट या जैसा ही आपका कुछ छूट जाता है, आप बिल्कुल रियल हो जाते हैं, तो फिर वो एक्टिंग तो नहीं हुई है। गुस्सा आए, गुस्सा आ गया आपको, तो वो एक्टिंग नहीं है। उसने गुस्सा किया, आपने गुस्सा किया, वो एक्टिंग नहीं है। लेकिन अगर आपने कहीं मैनिपुलेट किया तो मैनिपुलेशन ही एक्टिंग है। इमोशंस का मैनिपुलेशन ही एक्टिंग है। करेक्ट है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अच्छा, वो बातें करते हो, उन्हीं लोगों से बात करूंगा। ये फोटो खींच रही है, आपको परिचय। अच्छा, आप एक दूसरे को, आपको और समय चाहिए ले लीजिए, लेकिन मुझे आपका परिचय आप बताएंगे और आपका परिचय आप बताएंगे। अपना परिचय आप नहीं बताएंगे। जितना समय चाहिए, टेक योर टाइम। हालांकि वर्कशॉप करते हैं तो 5 मिनट का या 2 मिनट 1 मिनट का समय देते हैं। आप कितना समय लेना चाहे ले लीजिए, लेकिन एक दूसरे का इंट्रोडक्शन बताएंगे। एक तो ये पहला होता है हेजिटेशन बोलने के लिए, जो आपके अंदर हेजिटेशन होता है। मैक्सिमम हेजिटेशन ही होता है कि आप आगे कुछ करने के लिए और समझ नहीं आ रहा क्या बोले क्या बोले क्या बोले। तो बातचीत करना तो शुरू कर सकते हैं ना, एक दूसरे से बातचीत करिए। बातचीत करते हुए जो है तो क्या, अच्छा अपने परिचय के अलावा दूसरे के परिचय देना इतनी बड़ी चीज होती है कि बहुत बड़ी चीज है। दूसरे के बारे में जानना समझना, जो हम नहीं करते हैं, मैक्सिमम तो नहीं ही करते हैं। हम सिर्फ अपने आप को समझ रहे होते हैं। मैं भी शामिल हूं इसमें। हम सिर्फ जब अपने आप को समझ रहे होते हैं तो ना तो फिल्मिंग होती है, तो फिल्म मेकिंग भी नहीं हो सकती है। आप सिर्फ अगर अपने ही सब्जेक्ट को समझ रहे होंगे, अपने ही एक्टर को समझ रहे होंगे, अपने ही कंटेंट को समझ रहे होंगे, तो दूसरा एलिब्रेट कैसे करेगा, दूसरा किस तरीके से करेगा। इसीलिए होता यह है कि एक फिल्म लिखता है, अभी आजकल तो ऐसा हो जो फिल्म लिख रहा है उसी बोलते हुए डायरेक्ट कर लेते। ठीक है, आपका अपना विजन है। जो फिल्म एक्टर्स होते हैं, मेरा मानना दीगर है। आपको भी ये मानना चाहिए कि एक्चुअली जो लिख रहा होता है उसका विजन उसके राइटिंग के उस वर्ड्स के आसपास इर्द गिर्द घूम रहा होता है। लेकिन जो दूसरा आदमी होता है उससे ज्यादा खुला आसमान होता है उसके पास। मैं जब बा बोलता हूँ तो मेरे पास बा के आसपास का, बी के आसपास का ही रहेगा वातावरण। मैं हो सकता है कि बी के पहले ए या बी के बाद सी तक सोच सकूं, लेकिन जो तीसरा आदमी है, दूसरा आदमी है, जो विजुलाइज करेगा, वो विजुलाइजेशन भी तो आप कर ही रहे होते हैं ना एक्टिंग में कहीं या फिल्म मेकिंग में। अगर जैसे सत्यजीत रे साहब ने बोला है कि अगर सत्यजीत रे साहब हमारे मतलब की दुनिया पे माने हुए फिल्म मेकर है, अगर माना जाए तो 20वीं शताब्दी के हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही फिल्म मेकर हुए हैं, सत्यजीत रे, जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला। हॉस्पिटल में थे उस समय, उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला और हॉस्पिटल से लाइव स्पीच उनकी ऑस्कर में सुनाई गई। वो यूट्यूब में पड़ी हुई, आप देख सकते हो। उन्होंने बोला है कि लिखना एक मेकर के लिए बहुत जरूरी है। अगर आप लिख नहीं सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते, आप आसमान को देख नहीं सकते खुला होकर, ये मतलब आपने आसमान को ही नहीं देखा, आपने वही वर्ड देखा जहां है, तो आप क्या विजुलाइज करेंगे? विजुलाइज कर सकते हैं आप? विजुलाइजेशन इतना जरूरी, ऑब्जर्वेशन, विजुलाइजेशन, आप वर्ड्स आप जानते होंगे, आप लोग पढ़ रहे हैं। इन वर्ड्स के इर्द गिर्द अगर आपकी दुनिया नहीं है तो या तो आप उसको डेवलप करिए या फिर आप कोई, माफ कीजिएगा, दूसरा कोई प्रोफेशन तो लीजिए। जरूरी है आपको, मतलब कि थोड़ा हार्श हो रहा हो, लेकिन अगर आपके अंदर विजुलाइजेशन नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो फिर मतलब कैसे आप चीजें बनाएंगे, स्टोरी बोर्ड कैसे बनाएंगे, उसको शॉर्ट डिवीजन कैसे करेंगे।
ये सजीव रे सामने बोला होगा। छोटी छोटी उनकी बातें जो पाचरी मतलब जो थियोलॉजी बनाई हुई है, बहुत मतलब उनके सीन्स दुनिया में रिपीट हुए हैं, कॉपी किए गए हैं। ट्रेन से जो शॉर्ट्स हैं निकलने वाले, मतलब अजीब ऐसे ऐसे शॉर्ट्स हैं जो पूरी दुनिया ने, इवन ईटी फिल्म के नाम बारे में सुना है किसी ने? क्या आप बता सकते हैं उसके बारे में कि किसकी स्क्रिप्ट थी वो? नहीं। बंकू बबूर बंधु 1962 में सचिव रे साहब ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है। जो परग्रही दूसरी किसी देश से आया हुआ एक होता है, वो दोस्त होता है लोकल, उस पर उन्होंने फिल्म बनाने के लिए हॉलीवुड से कांटेक्ट हुआ उनका, मालियन रंजो वगैरह सभी सब उसमें कास्ट हुए, और उसके बाद जो है तो उस स्क्रिप्ट का कॉपीराइट किसी और ने ले लिया, तो उन्होंने बोला मैं फिल्म नहीं करूंगा। उस फिल्म की जो स्क्रीन प्ले था वो हॉलीवुड में था, उस पर ही स्टीवन स्पीलबर्ग ने आगे चलकर ईटी नाम की फिल्म बनाई। ये सचिव रे साहब का खुद का इंटरव्यू आप देखें, इंटरव्यू पड़ा हुआ है उसमें यूट्यूब में, अब उस इंटरव्यू में देख सकते हैं। उन्होंने बोला है, स्टीवन स्पीलबर्ग साहब ने क्या बोला कि मैं तो उस समय हाई स्कूल का छात्र था। क्या ये जवाब सही था? अगर मैं हाई स्कूल के छात्र थे तो क्या वो कॉपी नहीं कर सकते आप स्क्रिप्ट बाद में जो लिखी गई है, जब एज इट इज वही कंटेंट है? अब मैं वापस आऊं उनके पास, बेचारे परेशान होंगे। अच्छा, एक दूसरे का चलिए ठीक है, आप एक दूसरे के परिचय बताइए, 2 मिनट लेंगे उसके बाद। हाँ, कर सकते हैं। हाँ, तो आप, अच्छा, मेरा नाम साक्षी है, एक फैशन में हूँ। सुनिएगा, देखिए। मेरा नाम साक्षी है, फैशन कॉलेज से फर्स्ट ईयर डिप्लोमा कोर्स। इधर बताइए ना इस लोगों को, मैं तो सुन लूँगा, इधर सबको बताइए। मेरा नाम साक्षी है, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा कोर्स, और मैं 1 मिनट में 57 बाई आँख ब्लिंक करती हूँ। मैंने अभी ऑब्जर्व किया। बस इतना। और मुझे ऑब्जर्वेशन और माइंड रीडिंग करना नहीं आता है, मुझे ऑकवर्ड फील होता है। किसी ने एलएसडी किया नहीं होगा। एलएसडी में जो रैगिंग होती है उसमें होती है कि इस व्यक्ति ने जो कुछ बोला है उसमें क्या खूबियाँ है, क्या अच्छाइयाँ है। अगर उसने फंबल भी किया है तो वाह, क्या कमाल का फंबल किया है। यहाँ पर इस मोड़ पर, इस सेकंड पर आपने जो खड़े हुए हैं, क्या कमाल के खड़े हुए हैं। समझ रहे हैं? उसने जो बोला है उसको बूस्टअप नहीं करेंगे, बूस्टअप करने के मतलब क्लैपिंग नहीं करेंगे उसके लिए। ये रैगिंग होती है तो मतलब ये है कि उसको बूस्टअप करना बोलते हैं। उससे क्या, जैसे ये आपके नवाज साहब सिद्दीकी फंबल करते थे, फारूक साहब आपके फंबल करते थे, मेरा खुद का एक निजी दोस्त है शैलेंद्र गौड़, वो फंबल करता था। लेकिन जब टेकिंग के समय आता था, मैं वो बताऊंगा आपको उस फिल्म का एक्सपीरियंस। पहले इनसे बात कर लेते हैं, ठीक है? आप इनका साक्षी है, ये साक्षी है, ये कौन? सबको बताइए नहीं यहाँ से। ये हेजिटेशन खोलने का भी तो एक उपाय है ना, आप मुझसे मत बताइए, सबसे बोलिए, मैं सुन लूँगा। हेलो, मेरा नाम हिमांशु है और मैं एक्टिंग फील्ड से हूँ। और मुझे ये लगता था कि एक्टिंग बहुत इजी है, बट एक्टिंग इतनी इजी नहीं है, बहुत टफ है थोड़ी सी। अच्छा, और कुछ? बस ठीक है, जितना उन्होंने बताया उतना मैं जानता हूँ, उतना हम भी जानते हैं। ठीक, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, यहाँ और यहाँ दो रह गए, चलो कोई नहीं, से प्लीज प्लीज। हाय, मेरा नाम रिया है और मैं एक्टिंग की स्टूडेंट हूँ, और मैं काफ़ी फन लविंग और काफ़ी ओपन माइंडेड हूँ। थैंक यू। क्या नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा और ज़्यादा बताएं, थोड़ा लगे। हेलो, मेरा नाम ऋतिक शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ, और मैं एक टाइम एक लड़की की आंखों में देखते देखते बोर हो जाता हूँ, मुझे दूसरा कोई बात नहीं, थोड़ा सा हटके मेरा नाम छवि गुप्ता है, मैं फैशन डिजाइन मास्टर। इधर 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 फेस कर सकते हैं। मेरा नाम छवि गुप्ता है और मैं फैशन डिजाइन की स्टूडेंट हूँ। मैं आई एम फ्रॉम बुलंदशहर
और मेरा नेचर बहुत काइंड है और मुझे मजाक मस्ती बहुत पसंद है। मेरा नाम श्वेता कौशिक है। मैं ग्रेटर नोएडा से बिलोंग करती हूँ और मेरा नेचर बहुत, मैं बहुत सीरियस हूँ। पीछे आप भी स्टूडेंट हैं यहाँ? हेलो, मेरा नाम यश यादव है। मैं नोएडा से हूँ और मैं यहाँ पे एक्टिंग का कोर्स करने आया हूँ। मुझे यहाँ की सड़कें बहुत सुंदर लगती हैं। पोल्यूशन है लेकिन जो यहाँ पे टावर्स है वो बहुत सुंदर है। मुझे उसका चढ़ के स्पाइडरमैन का शूटिंग करने का मन करता है। और यहाँ के टीचर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। दे आर वेरी कोऑपरेटिंग एंड आई एम एंजॉयिंग माय न्यू सेशन इन दिस कैंपस। थैंक यू। मेरा नाम शिखा आर्य है। मैं लखनऊ से हूँ और मैं फोटोग्राफर हूँ। 2 साल से फोटोग्राफी कर रही हूँ और मैं 1 ईयर डिप्लोमा कोर्स में हूँ सेक्टर 6 की ब्रांच पे। और मैं टीचिंग भी करती हूँ, मैं राइटर भी हूँ और मैं मस्ती भी बहुत करती हूँ और मेरे को दूसरों के साथ मस्ती करने में, उनको छेड़ने में बड़ा मज़ा भी आता है। अब अगर मैं यही बोलूं कि आपने जो बताया है बढ़िया है, बढ़िया, मतलब कि मैं उसमें कुछ करेक्शन करने वाली बात नहीं है। यहाँ पर इतना समय नहीं है कि मैं करेक्ट करके उस पर, लेकिन यही कि आप लोगों ने एक दूसरे को ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन के अलावा अब अगर यही चीज मैं इमोशंस में चला जाऊं, आप या आप, मैं बोलूं तो इसका नाम जो है तो थोड़ा सा जो है गुस्से में बोलूं। अगर आप इसके गुस्सा है, आप क्रोधित है, एंगर है, तो एंगर है तो कैसे नाम बोले? मैं तो सारा नहीं पता, 1 घंटे 2-3 घंटे 4 घंटे मुझे आपको लग जाएंगे, लेकिन ये कि आप समझिए कि किस तरीके से होता है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये गुस्सा है या बोलूँ कि नहीं, इससे आपको घृणा है, नफरत है, तब आप ये कैसे बोलेंगे? सेम इंट्रोडक्शन, सेम। अगर बोलूँ नहीं, आप बहुत हैप्पी हैं, हंसती हुई, आपकी ये एक्सरसाइज है जो आप कहीं भी कर सकते हैं। और एक्टिंग का इससे बड़ा जो टिप्स है आपको, शायद पता नहीं किसी दिया कि नहीं, मुझे मालूम नहीं, हो सकता है दिया हो, लेकिन मुझे जो मेरा अपना अनुभव है कि ये जो टिप्स है ये आप करते रहिए ना। कि मान लीजिए कि आप 9-10 मुझे भी भूल जाते हैं कभी, तो रख लीजिए सामने, ठीक है, व्हाइट बोर्ड में जहाँ जो पेपर में रख लीजिए। उसके बाद जो है तो आप सेम चीज, यही प्ले है, यही प्ले करना है। अब आप जो है उसके साथ आप जितने भी इमोशंस आप प्ले कर सकते हैं। यूट्यूब में तो बहुत सारे पड़े हैं, 15, 16, 10 तो नहीं होते हैं, 9 ही होते हैं, 9, लेकिन 10वां भी होता है कि क्योंकि जो लव होता है उसको 2 तरीके से लोगों ने बोला है कि एक तो वात्सल का होता है, एक श्रृंगारिक होता है, 2 तरीके के होते हैं, लेकिन ये है कि वो फिर भी 9 रसी होते हैं। ये आपके एक्टिंग के टिप्स जो एक्टिंग करना चाहते हैं। अब आप मैनिपुलेट करेंगे अपने आप को, आप अपने आप 1 मिनट लीजिए, आप 30 सेकंड लीजिए अपने आप को कि अब आप उसके साथ गुस्सा है। 1 सेकंड के लिए आप बिल्कुल एकदम से जो आप कुछ याद कीजिए, अगर याद कर सकते हैं या कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत बात है। वो सेम इंट्रोडक्शन आपको 9 तरीके से, 10 तरीके से आपको बोलना है और ये आप सबके सामने बोलेंगे या अकेले बोलेंगे। ये आपका ये एक्टिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अब पूरी जिंदगी भर के टिप्स हैं। आप जब चाहे जितना चाहे आप कर सकते हैं, जितनी बार करना चाहे कर सकते हैं। और ये आपकी एक्सरसाइज है जो हमेशा आपके लिए काम आएगी, पूरी जिंदगी काम आएगी, कभी भी आप चाहें इसको यूज कर सकते हैं। एक्टिंग के बारे में और कोई सवाल करना हो तो कर लीजिए, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। कोई अगर कुछ पूछना चाहे। जब एक्टर होना ना होना क्या है, देखिए इसका पहले जवाब तो हाँ है। देखिए इसमें एक्टर होना ना होना कोई जिसने कहा टफ है, आप बोल रहे थे। नहीं, मैंने बोला था कि मुझे लगता था एक्टिंग सिर्फ एक नदी है, लेकिन जब पता चला यहाँ पे आके तो एक्टिंग नदी नहीं समुद्र है जो बहुत गहरा है। बिल्कुल सही है, आपकी ये जो बातें हैं बहुत खूबसूरत हैं। कब तक लिखते हैं आप? स्क्रिप्ट लिखते हैं, बिल्कुल आप जो सही कह रहे हैं, बात अपनी जगह सही है, लेकिन एक्टिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, एक
ट्रेनिंग करनी चाहिए, आपको प्रोसेस समझ में आएगा कि कैसे आपको सीख सकते हैं। लेकिन आपका जो दिमाग होता है आपको पता होना चाहिए आप अपने दिमाग का कितना यूज करते हैं। आप 0.1, 0.0000 समथिंग, मतलब 1% भी हम यूज नहीं करते। पता है आपको इस दिमाग में सब कुछ है, क्या ये भी पता है आपको? इसमें सब कुछ है, जिसका अभ्यास करेंगे वो निकल कर आ जाएगी किस सामने। करत कर क्या है ना, जरमत हो सुजान करत कर है रसरी आवजा से सिमत आसान। अभ्यास जिस चीज का करेंगे, जैसे आप जिम जाते हैं अभ्यास करते हैं, आपके जो है तो मसल्स आ जाते हैं कि मसल्स तो आपके अंदर ही है, बाहर से थोड़ी, हमें पड़ोसी से थोड़ी लिया है। मसल्स आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या पड़ोसी से लेते हैं क्या? कि जिम वाला होता है, लो भी मेरे मसल्स तू ले लेगा, ऐसा होता है क्या? होता है नहीं ना, आपके अंदर ही है ना वो। आपने किया क्या जो मसल्स आ गए? अभ्यास किया। तो अगर अभ्यास करेंगे तो आप क्या नहीं सीख सकते। आप अभ्यास यकीन के साथ करेंगे विद कॉन्फिडेंस तो आप क्या नहीं कर सकते। प्लीज डोंट लुक टू अदर्स, अपने आप को देखिए। आप आपके अंदर सब कुछ है, ना आपने हाइट की कमी है, ना आपके लुक में कमी है, किसी चीज में कोई कमी नहीं। आप अपने आप के साथ क्या कंफर्टेबल हैं, आपका कंफर्ट लेवल क्या आपके साथ है, जो आप कर रहे हैं नहीं है तो प्लीज छोड़ दीजिए। आपको कंफर्ट ही नहीं है, आप लगे हुए हैं। मतलब जिम जैसे बॉम्बे में मैंने जिम ज्वाइन किया था, लेकिन मेरा कंफर्ट नहीं था, मैंने छोड़ दिया। दूसरे बोले तू कर ले भाई, कुछ दिन गए, मैंने कहा भाई मेरे से नहीं होगा। होता है, मेरे से नहीं हुआ तो मैंने नहीं किया, मेरा कंफर्ट लेवल नहीं था तो मैं नहीं किया। अब जितना भी चुस्त दुरुस्त हूँ वो ऊपर वाले की है, मैंने कुछ नहीं करता हूँ सर। और मैं 51 हूँ, इतना नहीं हुआ लेकिन 51 साल का हूँ। ये सब ऊपर वाली की मेहरबानी, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अभ्यास जो है करने से आप, अगर अब उस अभ्यास के साथ आपको कंफर्ट है, कंफर्ट मतलब आपको यकीन है, ये तो ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, आपको उस अभ्यास में कंफर्ट जोन की ओर ले जाता है। अगर ये ट्रेनिंग प्रोसेस आपको कंफर्ट जोन की तरफ नहीं ले गया, आपको यकीन को डेवलप नहीं किया है, तो आप फिर बेहतर है कि आप अपने माँ बाप की सुनिए। कुछ लोग माँ बाप के खिलाफ ही जाकर ये काम सब कर रहे होते। हमने भी, हमें भाड़ बोला जाता था जब 1986 में मैंने पहला नाटक किया था, और उसके बाद कॉलेज किया, बीएससी कितनी की मुझे पता नहीं, 3 साल वाली 5 साल में किया मैंने बीएससी। ठीक है, केमिस्ट्री हर बार सफा हो जाती थी अपने दिमाग से। ठीक, लेकिन ये है कि मैं आज एग्जाम होता था, कल मैं प्ले करने जा रहा, इतना जुनून था, मुझे अच्छा लगता था। लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें क्या बोला कि वहां डिग्री करके कुछ करो, लिखना पढ़ना एक्टिंग करना, जब तक उससे आपकी अर्निंग नहीं होती वो आपके पेरेंट्स को, पेरेंट्स अपनी जगह सही है, पेरेंट्स ने दुनिया देखी है। आज मैं अपने बच्चे को भी बोलता हूँ बेटा कुछ ऐसा कर जिसमें तेरा जीवन चले। मेरे पेरेंट्स ने यही बोला, हाँ जो करना चाहते हो करो, हम आगे आने वाली पीढ़ी में भाई जो करना चाहते हो करो, लेकिन ऐसा करो जिसमें तुम्हारा जीवन चले। अर्थोपार्जन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। आप सिर्फ लिखते हुए या सिर्फ नाटक करते हुए अगर आपको उसमें जीवन नहीं चल रहा है तो आपके माँ बाप क्या करेंगे बताइए। आपको माँ बाप को पता है कि बेटा जो है तो भटक दलाली करेगा, घूमता टहलता रहेगा, पता नहीं कैसे जीवन चलेगा। आपके पेरेंट्स गलत नहीं है अपनी जगह, आप प्लीज उन्हें ये मत बोलिए वो गलत है। अगर वो प्रोटेस्ट करते हैं, उस प्रोटेस्ट के बदले आप उनको कॉन्फिडेंस दीजिए। क्या कॉन्फिडेंस दीजिए कि मैं अगर ये कर रहा हूँ, मेरा एक कंफर्ट जोन है, मुझे यकीन है कि मैं कुछ करूंगा, तो इस पर ही करूंगा। अगर ये जुनून आपके अंदर है तो ही आप करेंगे, यूं ही मत करें, यूं ही मत करें। उस जुनून को मतलब कि और पैदा करने के लिए, उसको सेप देने के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा नहीं, कंफर्ट नहीं है तो मत करिए। आपका कंफर्ट, आपका अभ्यास, दो चीजें आप
चाहे लिखना चाहते हो, फिल्म मेकिंग करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो यानी कि आप एक्टर बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका कंफर्ट जोन होना चाहिए। अगर आप बड़ी अच्छी बात है, उसमें क्या दिक्कत है, हमारा अंतर। लेकिन आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा। आप बोलोगे मैं सलमान खान साहब को फैन हूँ, आप बोलोगे मुझे कैमरा अच्छा लगता है, तो कैमरा मुझे थोड़ी आ जाएगा। मुझे कैमरा बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है, तो क्या मुझे फोटोग्राफी करनी आ जाएगी? आ जाएगी। तो आपको अभ्यास तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो वो अभ्यास बहुत जरूरी है, कंफर्ट जोन बहुत जरूरी है, और आपका अपने ऊपर यकीन उस सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद आप लगे रहिए। नवाज, मैं थोड़ा फिल्मों की तरफ चलूं। थिएटर बहुत हो गया, थिएटर ज्यादा किया, थिएटर मेरे से तो फिल्मों की तरफ जाएं तो मैं उस समय सागर सरहदी साहब का नाम सुना हूँ, कभी कभी सिलसिला, चांदनी, ये सब उनकी फिल्मों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, काफी काम किया साथ में, उनका प्ले था। तो वो राज दरबार नाटक था बॉम्बे में, कई सारे शोज किए उनके। नवाज ऐसे ही आते थे, नवाज जैसे ये मान लो ये नवाज ऐसे ही दिखता था, नवाज मतलब छोटा सा, ठीक है। तो अनजान सा एक लड़का आके बैठ जाता था, आपको विश्वास नहीं होगा कि वो कास्ट नहीं हुआ, मैं कास्ट हुआ था उस नाटक में। एक किसान मैं भी ऐसे दुबला पतला था, लंबा सा, और तो किसान का रोल था, दिखता था, ठीक है। तो वो उसमें मैं कास्ट हुआ, नवाज कास्ट नहीं हुआ। नवाज ने उस समय MBBS में, उसके बाद फिर एक छोटा सा खतरे का रोल दिया, थोड़ा बहुत किया था उस समय, तब लोगों ने जाना कि ऐसे ये नवाज है, लेकिन उस नाटक में मैं कास्ट हुआ। लेकिन उसके बाद करते हुए उसमें ऊपर वाले ने बड़ी तारीफें दी, और वो बोला कि 64 फिल्म बनाई सागर सरहदी साहब ने, मतलब बाजार बनाई थी और फिर 64 बनाई उन्होंने, 64 में नवाज को कास्ट किया, लेकिन फिल्म आज तक रिलीज नहीं हुई। क्यों? प्रीव्यू हुआ तो मेरी को एक्ट्रेस रूमा रजनी थी, दूसरे लोग थे, उन्होंने बोला आपने गलत किया सागर साहब, आपको आलोक को लेना चाहिए। तो मैंने नहीं बोला, उन्होंने बोला। नवाज उस समय उतने पॉलिश नहीं हुए थे, उसमें उनकी गलती नहीं है, उन्होंने इतना अभ्यास नहीं किया था, वो लो फेस से चल रहे थे। और जो नसीर साहब की आदत है, जिनने NST के कल्चर को बिगाड़ दिया, इरफान साहब, ये लोग सब थोड़ा सा जो है तो समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, उससे वो और थोड़ा फंबल करता था। लोग, जब आप लो कॉन्फिडेंस में होते हैं तो आप ज्यादा फंबल करते हैं, पता है आपको। आपके दिमाग में जो है ना, आप मतलब कुछ थोड़ा सा कुछ जो है तो आप चिंटिंग करते हैं, आप कुछ फंबल कर रहे होते हैं, आपका आत्मविश्वास डूब रहा होता है। उस समय नवाज का आत्मविश्वास जो है तो ऐसा अच्छा नहीं था, मेरा था क्योंकि मैं कर रहा था, मैंने मिसिंग सीरियल, उसके बाद मैं सारे सीरियल में कर चुका था, कई सारे रोल्स कर चुका था, जिसमें मुझे काफी सारी ख्याति मिली थी उस समय। लेकिन वही एक दो 3 एपिसोड करते करते मैं थक भी गया था, तो मना भी कर रहा था। मेरा वेट ऐसी था कि मैं मना भी करने लगा था कि अब मैं नहीं करूंगा भाई, ये नहीं कर सकता भाई, 1 सीन 2 सीन कब तक करता रहूँ, जिंदगी का जरूरी। उसके बाद थिएटर जो मैंने नाटक किया उसमें तो ये है कि लोगों ने बोला नसीर साहब भी शायद ऐसा रोल नहीं कर पाते, मतलब खुदा झूठ न बोलवाए, लेकिन लोगों ने बोला ये। उसके बाद भी नवाज उसमें ले लिए गए, यानी कि टैलेंट के साथ आपकी किस्मत भी होनी चाहिए, टैलेंट के साथ आपकी किस्मत भी आपके साथ होनी चाहिए। लेकिन नवाज बाद में मुझे पीपली लाइफ में मिले, मेरे थिएटर, नया थिएटर हबीब तनवीर साहब के साथ मैंने बहुत काम किया, यूरोप में परफॉर्म किया, पूरी हिंदुस्तान में कई जगह परफॉर्म किया। लखनऊ जा रहा हूँ अभी मैं 15 को, हैदराबाद से उनका प्लेयर तो नहीं है, लेकिन उनका ग्रुप है, मेरी अपनी वर्कशॉप नहीं है, जीवा में प्लान है, तो ये सब चीज़ चलती रहती है। लेकिन ये कि वो जो है कॉन्फिडेंस जो लेवल वहाँ से लेकर तो आप धीरे धीरे जो है तो बहुत नवाज अभी भी बड़े प्यार से मोहब्बत से मिलते हैं। राजपाल, नवाज में, ये सब मेरे उस समय के साथी हैं, उस समय के। राजपाल स्वप्न वासु दत्त में संस्कृत का सीरियल था, हमने साथ में किया था, NST करके गया था, मैं 1 साल पहले से था बॉम्बे में। ये सब लोगों ने अपने आप को जिया, टैलेंट के साथ आपकी किस्मत भी साथ होनी चाहिए, ये आप मान के चलिए। लेकिन अगर आप लगे रहें, जैसे मानव कौल है, और उस समय और भी सारे, कुमुद मिश्रा मेरे साथी थे, मेरे बड़े थे और सीनियर थे, रीवा में थे, वो भी हैं।
और भी लोग थे जो आज दिखते हैं मुझे, वो लगातार लगे रहे। तब मैं लगातार लगने की जगह मुझे लगा मुझे चेंज कर देना चाहिए। मैं राइटिंग करने लगा, थिएटर को करने लगा, मतलब हो गया, मतलब मुझे लगा कि अब मैं कर चुका हूँ जितना कर रहा था। वो पॉइंट आया जब 64 फिल्म सागर सरे सामने आवाज को दे दी। उसके बाद फिर पहली फिल्म की अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान, मुझे लगे अल्टीमेट लोग इनके साथ काम करने के बाद कुछ है नहीं, इनके साथ मैंने काम किया। उसमें हालांकि 2-3 सीन मेरे उसमें डबिंग हुई, लेकिन वो एक टेबल पे कट गए। वो एक ही सीन बचा है बच्चन साहब के साथ, न्याय हो गया, मेरे साथ न्याय हो गया, उसमें डायलॉग में मेरा न्याय हो गया, बच्चन साहब को बोलता हूँ। तो उसके 20 दिन मैंने काम किया वहाँ फिल्म सिटी में, चुम भी गए। शाहरुख खान साहब बहुत 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 जेन्युइन आदमी है और मेकिंग के बारे में बहुत जानकारी है उनको। अमोल पालेकर साहब ने फिल्म कम डायरेक्ट की है, शाहरुख खान साहब ने ज्यादा करी है। तो उस फिल्म की ये अंदर की बातें हैं कि बहुत ज्यादा जानकारी है मेकिंग की, बहुत ज्यादा जानकारी है। और सैंडो बनियाइन और सिगरेट पीते हुए और सेट पे ऐसे टहलते रहते हैं। हम जैसे आर्टिस्ट भी जो उनके सराउंडिंग थे, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते थे, बहुत रिस्पेक्टफुली ही बिहेव करते थे हमेशा। पूरा सेट जो है तो एक मतलब कि ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं, तो ऐसी फिल्मों में करने से लगता है तो ट्रीटमेंट क्या होता है, अच्छे से आना जाना करने सारा कुछ जो है ऐसा लगता है कि हम कहीं काम करते हैं। तो वो दुर्भाग्य होता है कि फिल्म अगर फ्लॉप हो जाती है आपकी, तो हमसे बच्चों को भी नहीं पूछते हैं। समझ रहे हैं क्या मेरे कहने का मकसद क्या है कि अगर अब फिल्म फ्लॉप हो गई, पहली फिल्म फ्लॉप हो गई, डरना जरूरी है फिल्म किया, उसमें तो ओपनिंग में बिगनिंग में मतलब क्लाइमेक्स में मेरे ऊपर है, आप देख सकते हैं यूट्यूब में पड़ा हुआ है। वो फिल्म ही फ्लॉप हो गई, तो फ्लॉप होने के बाद फिर आपको मार्केट पछता नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे। और 16 फिल्म की तो वो मैकमोहन ने 50,000 बोला तो भी वो अभी तक हिट है। यानी कि अगर हिट फिल्म का है, अगर आप हिट का गणित मेकिंग में फिल्मों में हिट का गणित ज्यादा है। अगर आप हिट हैं तो ठीक है, फ्लॉप है तो फिर बड़ा एक्टर हो और चाहे छोटा एक्टर हो, वो नहीं हो सकता। वो एक प्रोसेस है। अगर आप फ्लॉप है, फिल्म फ्लॉप है, तो आपको रिपीट नहीं किया जाएगा, ये प्रोडक्शन हाउस करता है। अगर फिल्म हिट है तो उसके एक आर्टिस्ट को बुला लेंगे, चलो भैया जब आप ये अगली फिल्म में करते हो। फ्लॉप फिल्म के एक्टर को नहीं दिया जाता। तो मैंने उसके बाद फिर इंडस्ट्री लगभग छोड़ दिया। मित्रों के हिसाब से कोई बोलता है ये करना है भाई, ये करना है, तो मैं कर लेता हूँ। वैसे मेरा कोई नहीं है। अब मेरा पूरा बैकग्राउंड या तो जर्नलिज्म, जो न्यूज चैनल शुरू करी, मेरा अपना मंडिया हाउस चैनल है, यूट्यूब में आप देख सकते हैं। नाटक किताब आने वाली है, जल्दी आ जाएगी। संस्करण मेरे जो हैं बॉलीवुड नाटक धोखा करके संस्करण है, यूट्यूब में पड़ा हुआ 4-5 एपिसोड पड़े हुए हैं इसके मेरे, तो पूरा संस्करण आप यूट्यूब में देख सकते हैं उसके नाम से। तो वो पूरा जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो मेकिंग है, उस मेकिंग में हर आदमी फिट है। अगर वो हिट है, वो फिल्म हिट है। बच्चन साहब के बारे में बात करें कि बच्चन साहब तो रियल सुपरस्टार माने जाते हैं। सेट पे वो 3-4 कुर्सियों में बैठते हैं, ये आपको पता नहीं होगा शायद। ये एक छोटा सा भी एक्टर अपनी चेयर लेकर जाता है, उसको बॉय आता है बॉम्बे में। बच्चन साहब इकलौते ऐसे एक्टर हैं जो अपनी चेयर लेकर नहीं आते, उनका बॉय चेयर लेकर नहीं आता। छोटे छोटे एक्टर भी जो है उनका मैनेजर, बॉय, ये सब लेकर आते हैं। उनका जो बच्चन साहब का जो अपना है पर्सोना, उसकी मेकअप में आ गई, उसके बाद सेट पर जो है तो 3 या 4 कुछ चेयर्स जो है प्लास्टिक की जैसे होती है, वो सेलो टेप से चिपका दी जाती है। हाइट है थोड़ा सा, तो उस पर बैठाए जाते हैं, उस पर बैठते हैं। ये बच्चन साहब आज भी प्लास्टिक की चेयर बैठते हैं, ऐसा नहीं है कि वो। हाँ, दूसरे एक्टर सुशांत सिंह परिचित है मेरे, उनका बॉय उनके साथ किसी से घूमता रहता है, जहाँ जाते हैं साथ हो जाते हैं। बच्चन साहब ये पसंद नहीं करते किसी भी हालत में। और सेट पर जब वो गंभीर है तो सेट गंभीर रहेगा, अगर वो हंसेंगे तो सेट हंसेगा। इतना है, इतना उनका है। अनुपम खेर साहब जो है, तो जब बच्चन साहब को पहले 3 दिन हेलीपैड का जो वो हेलीपैड लोकेशन का नाम है, लेकिन आपने देखा होगा साइंस वगैरह जो जहाँ गैलरिया बनी हुई है अमिताभ बच्चन साहब। किसने पहली फिल्म देखी है? पहली फिल्म है, तो उसमें वो जो रेगिस्तान दिखाया गया है, जहाँ बच्चन साहब गैलरिया बन के आते हैं, वो नकली है। फिल्म सिटी में बनाया गया था, वो सेट बनाया गया था।
तो जब पहली बार आए तो अनुपम खेर ने बोला भाई आ गया असली सुपरस्टार, ये शाहरुख को बोला अनुपम खेर ने। और अनुपम साहब बहुत ज़्यादा मजा किया है जब नॉनवेज बात करते हैं, ठीक है, हम लोग हंसाते रहते थे, वो लोग को मतलब बातचीत करते थे, हम लोग तो खूब सीरियस है लेकिन बढ़िया अच्छे से बातचीत करते हुए हंसते खेलते रहते थे। पूरा हम लोग 10-20 लोगों का ग्रुप था, तो हम लोग सब जो है हंसी मजाक करते थे। वहाँ पर नकली उसमें जो है, और बच्चन साहब आज भी रिहर्सल करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने देखा है, साथ में काम किया है। शाहरुख उतना नहीं करते रिहर्सल जितना अमिताभ बच्चन करते हैं। अमिताभ बच्चन मतलब ये है कि अगर आप बैठे हुए हैं तो बच्चन साहब अपनी लाइन लेंथ पूरा जो है वो रिहर्स करके यहाँ तक आएंगे। को एक्टर जो है उसको बुलाएंगे, किसकी लाइन है मेरे साथ, तो जब मेरी थी तो मैं सब मेरी है, तो फिर मैं खड़ा आऊँगा, उनकी काउंटर दूंगा लाइन की, और वो अपना रिहर्स कर रहे हों। जब ब्रेक होगा शॉर्ट, एक शॉर्ट से दूसरे शॉर्ट के बीच, ये बच्चन साहब है, इसलिए आज भी बच्चन साहब है, लोग पसंद करते हैं उनको, इसलिए पसंद करते हैं। ये पीछे की जो इसकी बिहाइंड द स्टोरी है, जब पहली फिल्म में भी जब प्रीमियर होता है तो लोग पहुंचते हैं, सेट पर पहुंचते हैं, शाहरुख साहब भी पहुंचे थे, पीवीआर वहाँ पर हो रहा था फेम एयरलाइन में, तो वहाँ पर वो भी खिड़की पर बैठे हुए थे, लेकिन फिल्म ड्रॉप हो गई तो वो भी नहीं पता, पता चल जाता है, रिएक्शन समझ में आ जाता है कि फिल्म के क्या हाल चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो ये अब हम मेकिंग पे आते हैं, ये तो मेरे अनुभव तो चलती रही है, मैं तो 2-3 दिन बोलता रहूँगा, ठीक है, खत्म नहीं होगा। तो मुझे टाइम बताइए कितना है? हाँ ठीक है। तो अब मेकिंग के बारे में कुछ पूछना चाहे तो रेस्पॉन्ड तो मेरे बहुत सारे हैं, उसको चाहे किताब आएगी तब पढ़िए। सर डॉक्यूमेंट्री मेकिंग में क्या मेन चीजें होती हैं? कोई सिद्धांत नहीं होता, कोई लॉ नहीं है। डॉक्यूमेंट्री बेसिकली तो नॉन फिक्शन होती है, और तो सिनेमा है वो फिक्शनाइज होता है, ड्रामेटाइज होता है। डॉक्यूमेंट्री का कोई किसी भी उसका, ये फिक्शन का तो एक ग्रामर होता है, डॉक्यूमेंट्री कोई ग्रामर नहीं होता। सर अगर वॉइस ओवर करके बनाएंगे या सिर्फ वीडियो शूटिंग करेंगे तो कौन सा ज्यादा सशक्त होगा? ये आपकी मर्जी, आपको कैसा सशक्त, क्या आप वीडियो डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते, ये आपकी इच्छा है। आप विजुअल में प्ले करना चाहते हैं, विजुअल में इतनी ताकत होनी चाहिए, म्यूजिक आप डाल सकते हैं उसमें बैकग्राउंड में। वीडियो आपको लगता है कि यहाँ पर वीडियो, ये आप देखिए, आपको अपना विजुअलाइजेशन वाला जो चेम्बर है वो तो खोलना ही पड़ेगा, ये तो ओपन करना ही पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। तो वो जो सीन है उसमें मतलब जैसे ये यहाँ बैठे हुए, अगर आपने ऐसे बस दिखा दिया तो यहाँ थोड़ा तो वॉइस ओवर चाहिए होगा। आपने 10 मिनट मेरी मैं कुछ ऐसे बैठे हुए लोग, तो कितनी देर तक चलाएंगे आप? आपके सवाल के जवाब आप ही दे देंगे, आप बताइए ये सब चल रहा है और कितनी देर तक ये चलाते रह पाएंगे? बोरिंग हो जाएगा, तो बोरिंग ना हो इसके लिए क्या करेंगे? कुछ तो करेंगे ना। तो आपके सवाल का जवाब तो आपके पास है। सर ब्लैक एंड व्हाइट आजकल अगर बनाएंगे तो दैट विल बी फाइन, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा लोग बना नहीं रहे हैं। ये ट्रीटमेंट की बात होगी, ट्रीटमेंट आप कैसा देना चाहते हैं ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो विजुअल जो है किस तरीके से आपको देना है। कि आप देखिए ट्रीटमेंट जो है मैं यहाँ पर बैठ कर एकदम से आपको नहीं लिखनी है, कि आपका जवाब आपके अंदर होता है, आप उसको खोजिए। जैसे आपने बोले बोरिंग होगा, इसलिए क्या करेंगे? वीडियो डालेंगे या समथिंग कुछ और करेंगे, म्यूजिक वगैरह तो डालेंगे ही डालेंगे। मोस्टली क्या होता है कि बाइट्स डालते हैं आप, कुछ लोग के बाइट्स डालते हैं बीच में, विजुअल के साथ बाइट्स डालेंगे, साथ म्यूजिक डालेंगे, उसके बाद फिर वॉइस ओवर जहाँ लगता है कि यहाँ पर हमको डिटेल देनी है, किसी फैक्ट्री के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में या कूड़े के ढेर के बारे में है, तो आपको उसके बारे में जो फैक्ट डालने होंगे, फैक्ट आप या तो आप एसएम में डालेंगे आप, या फिर आप वॉइस ओवर बोलेंगे, दो ही तो ऑप्शन है आपके पास। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वो जो फैक्ट है वो कैसे, कितने, उसको क्या हम एक एस्टन में डाल के जो है तो हम फैक्ट की बात खत्म कर सकते हैं, या फिर हमें वॉइस ओवर डाल के, वीडियो डाल के, या उस सीन्स को अब आप अगर आधे घंटे की बना रहे हैं तो आपको वॉइस ओवर डालना पड़ेगा। आप तो 1 मिनट की बना रहे हैं तो वीडियो की कोई जरूरत नहीं है, 1 मिनट की साइलेंट वैल्यू बहुत से ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है।
तो आपके उसमें सबसे पहले तो जब हुआ था 1850 में, जब जूनियर बंधु ने किया, तब तो कुछ था ही नहीं। आप कैसे विजुअलाइजेशन कैसे होता है? ग्रिफिथ है, अमेरिकन फिल्मों के जनक माने जाते हैं। उन्होंने सबसे पहले क्लोजअप जो है तो कैसे लिया पता है आपको? अपनी वो ये जो ग्लास होता है क्या बोलते हैं, मैंने ग्लास से उन्होंने पहले से उसको क्लोजअप किया पता है, इजाद किया ना उन्होंने। दादी माँ का था वो, उन्होंने देखा ऐसे उसको और वो लगा कि ऐसे कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्लोजअप शॉट ऐसे ग्रिफिथ ने लिया तो अमेरिकन फिल्मों को जनक माना जाता है। पहले मैजिक टॉर्च बोलते थे, ये क्या कहते हैं जो प्रोजेक्टर वगैरह, मैजिक टॉर्च बोला करते थे। तो इजाद मतलब आप जो है, तो आप जब तक आप अपने दिमाग को उनसे देखेंगे नहीं, किसी भी चीज से यहाँ पर कुछ भी किया जा सकता है। जैसे एक शॉट लेते हैं, रेफरेंस शॉट लेना ज्यादा अच्छा माना जाता है, खूबसूरत माना जाता है। तो रेफरेंस शॉट के लिए आपको इस कमरे में ही देखना पड़ेगा ना। अब क्या क्या है, मिरर से ले सकते हैं रेफरेंस शॉट, ठीक है, OTS ऑर्डर शोल्डर यहाँ से ले सकते हैं, फ्लावर से ले सकते हैं, किसी किसी जो बैठा हुआ किसी रेफरेंस शॉट में ये अवार्ड्स वगैरह ले सकते हैं। जो दिख रहा है उससे कहाँ से आप रेफरेंस शॉट ले सकते हैं, रेफरेंस शॉट बोलते हैं उनको। फोरग्राउंड में क्या रखना और बैकग्राउंड में क्या रखना वो तो डिसाइड करेंगे आप कैमरे में कि भाई किसी इंटरव्यू ले रहे हैं, कहाँ क्या रखना है, आगे क्या रखना है, फोरग्राउंड में आगे क्या रखना चाहते हैं आप, फ्रेम बनाने के लिए पीछे क्या रखना चाहते हैं, बैकग्राउंड क्या रखना चाहते हैं। और उसके बाद फिर सबसे खूबसूरत कितने खूबसूरती से आप रेफरेंस शॉट ले सकते हैं। उन्हें क्या है, आप क्लोज ले लीजिए, वाइड ले लीजिए, मिड ले लीजिए, पैनिंग कर लीजिए, टिल्ड कर लीजिए, यही ना लेंगे आप। इसके बाद ये तो सबको पता है, जो ट्रेनिंग करेंगे या वो जो करने लगेंगे तो सबको पता ही है। इसके बाद वो तो नेक्स्ट फेज है। इन्हीं शॉट्स में आपका क्रिएशन क्या है, ये तो पता ही है कि टिल्ड करेंगे आप कैमरे को, अपने ठीक है स्काई टिल्ड किया या नीचे टिल्ड किया या आपने पैन कर दिया, ठीक है, आपने क्लोज ले लिया, वाइड ले लिया, ये शॉट्स आपके ग्रामर में हैं। इसके बाद क्या नहीं, मेरे कहने का मकसद नहीं समझ, कोई समझ रहा है? मैं तो बता ही दूंगा क्या समझ रहा है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कोई बताएगा? ये तो रामायण हो गई यार, ऐसा मत करो। कोई बताओ, कोई समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ? मैंने बोल भी दिया, जवाब दे चुका हूँ, लेकिन क्या किसी ने समझा कि मैं शॉर्ट्स के बारे में क्या बता रहा हूँ? नहीं, मतलब हम अपने वो टूल्स हैं, बस हम उन्हें अपने अराउंड मैनिपुलेट करेंगे। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये जो शॉर्ट्स है आप फिर समझ लीजिए, आप मेकिंग के छात्र हैं, आपको ये शॉर्ट्स बताए जाएंगे, ठीक है। आप क्लोज ले लीजिए, मिड लीजिए, वाइड ले लीजिए, ठीक है, लुक बताए जाएंगे आपको, ठीक है, टिल्ड कर लीजिए, पैन सब बताएंगे। इसके बाद क्या शॉर्ट्स में, इसके बाद क्या करेंगे आप? कैसे सिचुएशन के हिसाब से यूज कर सकते हैं। रेफरेंस शॉट बोलते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, रेफरेंस, किसी शॉट्स के रेफरेंस शॉट्स जो उनको आगे ले जाएंगे। ये तो नॉर्मल है ना, आप क्या करेंगे, तो सबको पता ही है, आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे, काम करेंगे, इतना तो सबको पता है कि साहब मुझे क्लोज लेना है या वाइड लेना है या फिर पैन करना है या फिर टिल्ड करना है। इसके बाद क्या, इसके बाद आता है शॉर्ट्स को मीनिंग देने, जिसे बोलते हैं उसको बोलते हैं रेफरेंस शॉर्ट। रेफरेंस मतलब कि अकॉर्डिंग टू द कंटेंट, टू द सब्जेक्ट, यू नीड टू बी शोर कि भाई ये अभी ऐसा करना है मुझे। जैसे आप कोई बच्चा है, करीब है और वो कैसे कर रहा है, पानी पी रहा है या कुछ कर रहा है, उबड़ खाबड़, तो अब उसको कैसे दिखाएंगे? कोई अगर कांटों वाला आपको कोई वहां से पौधा मिल जाए या कुछ टूटा कांच मिल जाए या कुछ कचरा मिल जाए या कुछ इस तरीके से कंटेंट के हिसाब से बात करें, तो उसके हिसाब से आप उसके रेफरेंस से आप शॉर्ट्स बनाना पसंद करेंगे कि ऐसे फूल लगा के लगाना पड़ेगा, कैसे करेंगे?
तो रेफरेंस क्या होगा उसका, उस कंटेंट का? अगर वो ठीक नहीं है तो कैसा रेफरेंस हो आपको? क्या फ्लावर लगा के करेंगे वहां पर? क्या जो टूट उसी रेफरेंस, जो रेफरेंस थॉट होगा उसी के हिसाब से होगा ना। पोएट्री ऐड कर सकते हैं तो आपकी पोएटिक थॉट वहां दिखनी चाहिए, तब वो खूबसूरत बनेगा। ये आपका विजुअलाइजेशन है। ये विजुअलाइजेशन आपको फिल्म मेकिंग में कामयाब कर सकता है। अदरवाइज सारे लोग फिल्म बनाते हैं, सारे लोग टेकिंग कर ही रहे होते हैं, सारे लोग एक्टिंग भी कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, सबको सब कुछ पता होता है। आज के इंटरनेट का जमाना है। लेकिन अनुभव, आप रेफरेंस शॉट उससे नहीं सीख सकते इंटरनेट से। आप कोई सीख सकता है क्या? रेफरेंस शॉट सीख सकते हैं उससे? आप जहां पर हैं उस ऑब्जेक्ट को देखना पड़ेगा, किस ऑब्जेक्ट को रखकर मैं कैसे में कर सकता हूं, वो तो आपका दिमाग आपको बताएगा। हाँ, पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब फिल्में देखिए, उससे आपका क्या होगा? आपके अंदर जो इमेजिनेशन होगी वो खिलेगी। कली है, आपका दिमाग जो है कली जैसा है। वो कैसे, उसको खिलाने का क्या उपाय क्या है? लिखना, पढ़ना, फिल्में देखना। धीरे से आपका जो ज्ञान का जो फ्लावर है वो खिलेगा और उससे सारे शॉर्ट्स निकल आएंगे। सब जो आप करना चाहते हैं सब निकल आएगा। अब अगर कोई पूछना चाहे तो पूछ सकता है कुछ भी। ठंडी लग रही है क्या? तो रामायण पूरी हो गई, बताएं सीता किसका बाप था? बताओ। हैं? सवाल सुन रहा था है, वही होता है ना, पूरा बोलेगा तो सीता किसका बाप था बताओ। तो वो सवाल ही गलत है, क्योंकि वो सीधी सी बात है। तो यही है कि आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ लो भैया। सबको सब पता है। तो उसमें भी आप कुछ बता सकते हैं तो किस तरीके से मतलब सेटअप होता है, या कुछ मतलब वो लाइफ में जिस तरीके से आप अपने बच्चों को बोलते हैं कि कुछ करिए जिससे आप सेटल हो जाए, वैसे सबके पेरेंट्स बोलते हैं। तो मेरे को भी थोड़ा लगता है कि क्या इस लाइन में स्ट्रगल तो है, इस लाइन में बहुत स्ट्रगल है। और कैमरे में तो और भी स्ट्रगल है, क्योंकि रोज नया कैमरा आ जाता है। ये सबसे बड़ा स्ट्रगल है। टेक्निकल लाइन में सबसे ज्यादा ये है कि आप एडिट कर रहे हैं, एडिट से कर रहे हैं, प्रीमियर से कर रहे हैं, कैमरे से कर रहे हैं। पता चला आज ये पहले D5 ये क्या मार्क्स क्या 73 था, ये पहले नहीं थी कैमरा। अब ये 10 साल बाद ये इनका कैमरा भी एनजी हो जाएगा और ये भी एनजी हो जाएंगे अगर आप डेवलप नहीं करेंगे अपने आप को। तो टेक्निकल हर चीज यही है कि जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, टेक्निकल लाइन में ये संघर्ष है। इस संघर्ष में ये है कि आपका कैमरा कुछ दिनों बाद खत्म हो जाएगा। जैसे एनडीटीवी ने क्या किया, मोबाइल से करने लगे, वो कैमरामैन सारे बेरोजगार हो गए। इसमें बहुत बड़ा संकट है। टेक्निकल लाइन में बहुत बड़ा संकट है कि वो कैसे सर्वाइव करें। तकलीफ है, कैसे सर्वाइव करेंगे जब वो कैमरामैन ही निकाल दी जाएंगे। तो कैमरे प्रोग्रामिंग में कैमरा चाहिए होता है, लेकिन न्यूज में कैमरा नहीं चाहिए होता। अब प्रोग्रामिंग के लिए जो है, तो प्रोग्रामिंग हर आदमी को तो नहीं मिलेगी, हर आदमी तो नहीं मिल सकती, कुछ एक खास लोगों को मिलेगी। तब मैंने बताया कि शॉर्ट्स बताया, आपके अंदर अगर वो एबिलिटी होगी कि आप उसको खूबसूरती से कर रहे होंगे, तो आप उसमें भी आपको वेटेज दिया जाएगा कि हाँ भाई अच्छा करेगा, बढ़िया। आपने कहे आप इंडिया गेट गए और आपने वैसे आपने लगा दिया करके चले गए, तो आपको नहीं रखा जाएगा। हाँ, लेकिन वहां जाके आपने देखा क्या किस तरीके से मैं अलग तरीके से कर सकता हूँ, किस रेफरेंस से ले सकता हूँ, ठीक है, किसी बच्चे से ले सकता हूँ, किसी घोड़े से ले सकता हूँ, किसी वो जो वहाँ खोमचे वाले हैं उनके रेफरेंस ले सकता हूँ, जो तालाब है उससे रेफरेंस ले सकता हूँ। ये अगर आपने कुछ क्रिएटिविटी आपने जलाई वहाँ पर, उसके 2-4 शॉट्स आपने ले लिए, तो फिर आपकी ज़िंदगी थोड़ा सा आसान हो जाएगी। यानी कि हर जगह आपको अपना इनपुट तो देना ही पड़ेगा। तो ये जो बिहाइंड द कैमरे वाली बात है, तो सिनेमेटोग्राफी में उसमें तो रवि कालू साहब थे, साउथ इंडिया कैमरामैन थे जो पहली में थे। और मेकअप वगैरह तो बहुत सारा कुछ होते हैं, शॉर्ट्स पहले से डिसाइड होते हैं। देखिए
वो शॉर्ट्स में थोड़ा बहुत ही इनपुट होता है कैमरामैन का कि भाई रेफरेंस में इसको रख सकते हैं क्या, जैसे लुक बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप फिक्शन में लुक बहुत ज़रूरी लाइट, अगर कि आपको लुक में अमोल पालेकर साहब के साथ कोलकाता में असिस्ट कर रहा था कुछ ही डेली टाउन का, तो कैमरे में जो है तो अब लोगों की पूरी क्राउड बैठी होती, 4-5 लोग थे, कोठे का सीन था, लोगों की बताओ भाई कैसे क्या लुक रहेगा। तो अब आदमी सब अच्छा, अब और बंदा बीच में कोई आके बैठ गया, अगले शॉट में बंदा बैठ गया, तब क्या करोगे बीच में? मुझसे पूछा गया तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने तो जवाब दे दिया था सॉरी लेकिन ये है कि आपसे पूछ रहा हूँ, मान लीजिए मैं आऊँगा आपके पास, ठीक है, मैं भी उसको शर्त दे रहा हूँ कि मैं किस तरीके से आपको एक्यूरेट जवाब दे सकूँ। ये मान लीजिए कि इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, ये सारे बनते हैं कंटिन्यूटी जिसे बोलते हैं। इसमें से अपना अगले शॉट में एक बंदा आ गया, वो पिछले वाले में नहीं है, तो बीच में क्या डालेंगे आप? लाइट डालेंगे? अच्छा, और कोई बताए? कोई ऐसा रेफरेंस शॉट लेंगे मतलब जिससे हम बता सकें कि इस बंदे ने इस वजह से एंट्री ली है शो में। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और कुछ? जी रिशूट करेगा, ये तो बहुत खर्चीले हो गए, कोई रखेगा नहीं इतना खर्चीले मत हो लोग। देखिए इसको बोलते हैं इंटरकट्स, बीच में चले जाते हैं उसे इंटरकट्स बोलते हैं। जब आप जो है तो जब एक से दूसरे में जंप करते हैं तो बीच में आप या तो उसके पैरों को शॉट डालें, किसी के भी ले लीजिए, पता चलेगा नहीं, ठीक है। या उस समय जहाँ जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट में से कोई किसी का तबला बजा रहा है या हारमोनियम बजा रहा है या कुछ कर रहा है या कुछ, जैसे आपने रेफरेंस शॉट कोई भी उसके इतर कोई बीच में एक रेफरेंस शॉट डालना पड़ेगा आपको, वो इंटरकट्स बोलते हैं, तब वो जस्टिफाई होगा। ये एडिटिंग है कि पहले वहाँ पर डिसाइड कोई एक इंटरकट्स है, इसके साथ ले लो भाई, कुछ और ले लो, कुछ और शॉट्स जो रेफरेंस शॉट्स ले लो, सपोर्टिंग शॉट्स ले लो, तब आप जो है ये लेके रखनी ही चाहिए। अगर आप मेकिंग में है या डॉक्यूमेंट्री में है या कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो आपको ये शॉट्स लेकर रखिए, आपको एडिटिंग टेबल में काम आएंगे। उस वक्त आपका दिमाग नहीं चल रहा हो तो भी आप लेकर रखिए, कुछ भी कर रहे हो ये आप बिल्कुल काट मान लीजिए। जैसे एक्टिंग में बोला था, मेकिंग में भी आप मान लीजिए कुछ एक ऐसे शॉट्स लेकर रखिए, यूज हो या नहीं हो। 99% वो यूज होंगे, 1% नहीं होंगे तो भी आपको ले लीजिएगा, क्योंकि वो आपके उस डॉक्यूमेंट्री को, उस पिक्चर को खूबसूरत बनाएंगे। आप लगे कि अरे वाह, आपकी तारीफ करेंगे, अरे वाह क्या बात है, अरे अरे वाह ये अच्छा शॉट डाल दिया यार, ये तो सोचा नहीं। आप कुछ भी मतलब इवन आप डॉक्यूमेंट्री कर रहे हैं, एक गाय चल रही है उसका ले लीजिए, कुछ भी वहां आदमी चल रहा है उसके शॉट्स ले लीजिए। हवा आसमान पे तो ले ही लेंगे, ठीक है, वादियों में है तो वादियों को शॉट्स ले लेंगे, लेकिन वहां जो चल रहा है, बैठा हुआ है, उतर रहा है, जा रहा है, गा रहा है, ऐसे कुछ शॉट्स लेके रखिए। आपके स्टॉक में शॉट्स रहेंगे तो आप एडिटिंग टेबल बैठेंगे तो आप अपनी पीठ थपथपाएंगे याद है। तो क्योंकि जब एक से दूसरे शॉट में लगातार चल रहे होंगे तो बीच में लगेगा यार कुछ डाल देते तो बहुत अच्छा रहता है यार, यहाँ पर बीच में एडिटर कुछ है तो एडिटर तो गाली देगा ही आपको अगर नहीं लेंगे, तो उसकी गालियों के लिए तैयार रहिएगा। अगर नहीं लेंगे तो वो गाली ना पड़े इसके लिए आप ये शॉट्स आप कर लीजिएगा। अब वहाँ जो किसी एक्टर का जब आप शूट कर रहे होते हैं, कैमरामैन का सिर्फ इतना रोल होता है कि उस सीन को कैप्चर करें। और सीरियल्स में तो पहले होता था कि 5-5 कैमरे लगा देते थे कि सब स्वाभिमान जब मैं कर रहा था तब 5 कैमरे लगे होते, सब कुछ एक ही साथ हो जाता था, मतलब क्लोज भी हो रहा है, उसको वाइड भी हो रहा है, मिड भी हो रहा है, OTS भी हो रहा है, ओवर द शोल्डर सब सारे शॉट एक साथ होते। धीरे धीरे लगा बजट बढ़ गया, नहीं है तो इतने सारे कैमरे कहाँ से होंगे। तो फिर फिक्शन में तो ऐसा नहीं है, फिक्शन में तो ये एक प्रॉपर प्लानिंग है। जैसे बासु चटर्जी को जो साथ में काम कर रहा था, उनको एक्टिंग भी करना था, असिस्ट भी कर रहा था, तो उन्होंने बड़ा अच्छा ग्रामर सिखाया था कि एक स्क्रिप्ट है आप ले लीजिए पूरी, और वो मतलब अपने मिजाज के अलग ही आदमी थे, बहुत लेजेंड डायरेक्टर हैं अभी। तो अब जो है तो वो पूरा का पूरा वो करते हुए सीन बोल देते थे एक्टर्स को, ये तैयार कर लो। जहां ही रुकता था एक्टर, मतलब पूरा एक मान लीजिए हॉल है, एक्टर जहां रुकता था, जाओ 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 तुम लोग जाओ, चलो चलो बैठ जाओ, चलो
हाँ कहाँ क्लोज में, उसके बाद फिर नहीं सॉरी, उसके बाद बोलते थे एंड वाला डायलॉग बोल दो कोई, माफ कीजिएगा, शुरुआत हुई उसके बाद बोला एंड वाला बोल दो, एंड वाला कोई एक दो डायलॉग जो भी कोई बोल दो, कौन है किसके एंड डायलॉग है, किसके, हाँ भाई बोल दो मास्टर में। आपने स्टार्टिंग ले लिया, एंड का ले लिया, एक्टर को छोड़ दिया, बीच के सारे क्लोज हमने बना दिया। एक होता है मास्टर शॉट, मास्टर आपका हिल नहीं रहा तो क्लोज एक ही होंगे, लुक एक ही होगा। जहां मास्टर आपका हिल गया, जहां आपका वो कंपोजिशन हिल गई, वहां से क्लोज अलग हो जाएगा। फिक्शन में जब आप करते हैं, फिक्शन के ग्रामर है, वो ग्रामर अगर आप नहीं करेंगे तो आपका लुक खराब हो जाएगा। सिर्फ आप थीसिस में, हालांकि बहुत खूबसूरत, अगर आपने सिर्फ आप थीसिस जरूर देखिएगा, फिल्म बहुत खूबसूरत फिल्म है। उस ग्रामर को उन्होंने जिस तरीके से चेंज किया है, बहुत खूबसूरती से शूट किया है, रिक से किया है, रिक का इस्तेमाल किया ज्यादा का, ठीक है, और लुक में बहुत ज्यादा काम किया, लेकिन बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है। वो जरूर देखिए, सिर्फ आप थीसिस नहीं देखा होगा तो जरूर देखिएगा, आपको मेकिंग के बारे में बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा उस फिल्म के बारे में। तो वो लुक मेंटेन करने के लिए सारा मास्टर जो है, बीच में क्लोजअप ले लिया आपने, ओटीएस ले लीजिए, और शुरू का ले लिया, बाद में ले लिया, मास्टर शॉट लिया, क्लोज लिया, ये होता है फिल्मों में। एक शॉट लिया जाता है, ठीक है, एक आपने मास्टर ले लिया छोटा सा, उसके बाद जो है ज्यादातर क्लोज में ही, क्लोज में क्या लेना, उसके बाद जो नाक बोला 1 सेंटीमीटर से नाक के, और बकायदा ये कि उनका क्लोज लेना है, फिर उनकी लाइटिंग हुई, सारा कुछ हुआ, उसके बाद उनका क्लोज हुआ। तो वो कितना मैग्निफिकेशन से रखना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कितनी लेंथ रखनी है, कितनी मैग्निफिकेशन रखनी है, और वही डायरेक्टर के साथ बात करके बताएगा कि इस शॉट में पीछे वो बंदा खड़ा था उस मास्टर में, यानी कि उसको इस मामले में सीन के बारे में डायरेक्टर के साथ सिंक में रहना पड़ेगा, तब कहीं सारी चीजें आएंगी। तो और कुछ मेरे ख्याल से 40 मिनट आपको पूरे हो गए होंगे। अगर कोई, हाँ, जर्नलिज्म के बारे में कुछ स्टूडेंट है ना, एक 5 मिनट जर्नलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं। फिल्म मेकिंग के बारे में हो गया, एक्टिंग के बारे में हो गया, जर्नलिज्म बेचारा थोड़ा सा बच गया है। एनी क्वेश्चन?